क्या भारत में कैरम खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या कारण है कि भारत में नेशनल कैरम चैंपियनशिप नहीं हो रही? क्यों जूनियर कैरम चैंपियनशिप 2025 ग्वालियर में खेलने वाले खिलाड़ियों को नेशनल सर्टिफिकेट नहीं दिए गए? क्यों दिल्ली पोस्टल डिपार्टमेंट में चयन होने के बावजूद 5 कैरम खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिली? और आखिर क्यों दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन को इंडिया और इंडियन शब्द इस्तेमाल करने से रोक दिया? क्यों स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के इलेक्शन 2023 के इलेक्शन को वैलिड नहीं मान रही है? दोस्तों, आज ये वीडियो कैरम की दुनिया की वो सच्चाई आप सबके सामने लाएगा जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या बोल रही है, कोर्ट में कौन कौन से केस चल रहे हैं, EICF के वर्तमान अधिकारी क्या कर रहे हैं और आखिर भारतीय कैरम का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, वो भी प्रूफ के साथ। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज की जानकारी हर कैरम खिलाड़ी, अंपायर और कैरम से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार अजय है। मैं कैरम फेडरेशन का नेशनल अंपायर हूं और साथ ही ग्लोबल कैरम कम्युनिटी वर्ल्ड कैरम फैमिली का एडमिन हूं। और एक बार फिर मैं आपके सामने कैरम के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूं। आखिर भारत में नेशनल कैरम चैंपियनशिप क्यों नहीं हो रही है? दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 2023 में जाना पड़ेगा। 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दिल्ली में कैरम के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ। उनकी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट भी वेरीफाई भी किए गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया गया। कारण क्या बताया गया? यह कि ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। मतलब मिनिस्ट्री ने ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन को मान्यता नहीं दिया था। मार्च 2024 में इन खिलाड़ियों ने ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों, मई 2024 में अचानक कैरम फेडरेशन ने निजामाबाद में होने वाली इंटरनेशनल कैरम चैंपियनशिप की एंट्री फी बिना किसी पूर्व सूचना के डबल कर दी। इस फैसले पर CCSCSB के कैरम कन्वीनर श्री विजेंद्र कुमार सिंह जी एंड BSNL के श्री ललन शाह जी ने ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन से वर्किंग कमेटी मीटिंग के मिनट्स मांगे, लेकिन दोस्तों आज तक वो मिनट्स किसी को नहीं दिए गए और ना ही दिखाए गए। इसके विरोध में CCSCSB और BSNL ने ऑफिशियल ऑब्जेक्शन लेटर भी भेजा। अब यहाँ सबसे मजेदार बात क्या हुई, जब CCSCSB कन्वीनर ने सवाल पूछे निजामाबाद में ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी से, तो जवाब देने के लिए EICF के अधिकारी नहीं आए, बल्कि इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल सामने आ गए। और दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सभी के साथ आज शेयर करना चाहता हूं। जब भी ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के अधिकारियों से कोई भी सवाल पूछा गया, तब उसका जवाब ICF सेक्रेटरी जनरल नहीं दिया है। वो किसी और को बोलने देते ही नहीं हैं। कोर्ट में भी EICF के बिहाफ में ICF सेक्रेटरी जनरल ही आर्गुमेंट कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन भी चला रहा है, ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन भी चला रहा है, और मजेदार बात यह है कि वो दिल्ली स्टेट भी चला रहा है। वाह, क्या बात है। मतलब ये जो एक दिखाता है कि वो वन मैन डिसीजन जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, इंडिया से लेकर ग्लोबल तक। ये पूरा ही परिवारवाद है। आर्गुमेंट्स के दौरान ICF सेक्रेटरी जनरल ने कहा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की मान्यता लेकर क्या करना है? केवल फंड मिलता है 5-10 लाख रुपये का। अगर देखा जाए तो BCCI भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मान्यता नहीं लिया हुआ है, वो प्राइवेट बॉडी है और हम भी प्राइवेट बॉडी ही रहेंगे। और ये बात वो सभी को बोलते हैं, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई ऑफिस, चाहे वो ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन कोई ऑफिसर से क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी फैलाई जा रही है, क्योंकि BCCI ने एक समय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मान्यता लिया हुआ है और यहाँ से बात पैसों की नहीं है, बात है खिलाड़ियों की भविष्य की, उनकी नौकरी की, उनकी पहचान की या भारत में कैरम के भविष्य की। आर्गुमेंट्स के दौरान ही कहा गया कि अगर आपको इतनी समस्या हो रही है तो आप जाइए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। यह बोलने वाले हैं ICF सेक्रेटरी जनरल कन्वीनर विजेंद्र कुमार सिंह जी को कि अगर हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जाइए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। अगर आपको इतनी समस्या हो रही थी, वहां जाके पता कीजिए क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है।
और दोस्तों जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह में हम लोग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पहुंचे और वहां जो सच्चाई सामने आई उसने हम सबको चौंका दिया। आप सुनेंगे दोस्तों तो आप भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता चला कि AICF के अधिकारी अगस्त 2023 में सिर्फ एक बार मंत्रालय गए थे। उसके बाद ना कहीं मंत्रालय पहुंचे, ना किसी टूर्नामेंट्स की रिपोर्ट भेजी और ना ही इंटरनेशनल खिलाड़ियों की उपलब्धियां साझा की। लेकिन दूसरी तरफ खिलाड़ियों और राज्यों से कहा जाता रहा कि सरकार जानबूझकर रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे रही है, सरकार जानबूझकर हमें मान्यता नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों झूठ कब तक चलता। आखिरकार फिर आया 17 दिसंबर 2024 का ये लेटर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये लेटर जो है एक RTI का रिप्लाई है, जिसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार ने अभी तक किसी भी कैरम फेडरेशन को मान्यता नहीं दी है। साथ ही मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि AICF का 2023 का इलेक्शन स्पोर्ट्स कोड 2011 के अनुसार नहीं हुआ। दोस्तों आप स्क्रीन पर मिनिस्ट्री का ऑफिशियल लेटर देख सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये लेटर पूरे कैरम कम्युनिटी में सर्कुलेट हुआ और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी, सबको कुछ कुछ बात पता चली। लेकिन दोस्तों इतना होने के बाद भी हमारे ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के अधिकारी सोते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद जुलाई 2025 में आया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और 18 अगस्त 2025 को यह बिल एक्ट बन गया। सरकार ने स्पोर्ट्स फेडरेशन में सुधार के लिए कई बड़े और सख्त नियम लागू किए। सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को कहा गया कि अब चुनाव और गतिविधियां इसी कानून के अनुसार करनी होगी। लेकिन ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन ने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया और आखिरकार एक कोर्ट केस में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कोर्ट में एफिडेविट देकर साफ कहा कि उन्होंने AICF को कोई मान्यता नहीं दी है। इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन को इंडिया और इंडियन शब्द इस्तेमाल करने से रोक दिया। दोस्तों अब मैं आपको स्क्रीन पर वो कोर्ट ऑर्डर दिखा रहा हूं और इसे पढ़ के भी सुनाऊंगा। आप कृपया देखिए क्या है ये। डेट ऑफ डिसीजन है 29 अक्टूबर 2025 और ये जो है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में का ऑर्डर है और इसकी जो ऑनरेबल जो जज है मिस जस्टिस मिनी पुष्करना, इन्होंने जजमेंट दिया था। दोस्तों इस ऑर्डर के पेज नंबर 3 में 17 दिसंबर 2024 की RTI रिप्लाई का जिक्र साफ साफ किया गया है। साथ ही अगर देखा जाए पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ऊपर बताए गए पद को ध्यान से देखने पर यह साफ पता चलता है कि भारत सरकार ने उस पद में साफ तौर पर कहा है कि मंत्रालय ने कैरम खेल के लिए किसी फेडरेशन को मान्यता नहीं दी है। यह अदालत भारत संघ की ओर से पेश हुए वकील की इस बात पर भी ध्यान देती है कि UOI AICF को राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के तौर पर मान्यता नहीं देती है। इसलिए UOI के रुख के अनुसार AICF की हैसियत एक निजी संस्था की है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में पूरा क्लॉज दिया हुआ है, जिसको मैं अभी नहीं पढ़ता हूं, मैं सीधे आता हूं जो जजमेंट पे हुआ है उस पर आता हूं मैं। पॉइंट नंबर 7, यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर बताए गए हलफनामे को ध्यान से देखने पर यह साफ पता चलता है कि यूनियन ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन की मान्यता को मुख्य रूप से इस आधार पर रिन्यू नहीं किया है कि AICF नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुच्छेद 2 की क्लॉज 3.10 के तहत बताया गया एक राज्य एक इकाई सिद्धांत वन स्टेट वन यूनिट प्रिंसिपल का पालन नहीं कर रहा था। यह कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया की इस रुख पर भी ध्यान देता है कि स्पोर्ट्स कोड के क्लॉज 3.6 के 2 के अनुसार इंडिया या इंडियन शब्द का इस्तेमाल भारत सरकार की पहले से मंजूरी लिए बिना नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। इसलिए क्योंकि AICF एक गैर मान्यता प्राप्त फेडरेशन है, इसलिए वो अपने नाम, लोगो, लेटर हेड वगैरह में इंडिया इंडियन शब्द अभिव्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 10, इस कोर्ट के सामने रखी गई दलीलों पर विचार करते हुए यह साफ है कि यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से रखी गई दलील के अनुसार AICF की मान्यता के रिन्यू न होने की स्थिति में AICF को एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं माना जा सकता है। इसलिए साफ हो जाता है कि AICF एक निजी संस्था निकाय है। पॉइंट नंबर 16 पे आते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 16,
यदि उक्त संस्था यानी AICF फिलहाल बदले हुए नाम के साथ इस तरह का कोई आवेदन करती है तो यूनियन ऑफ इंडिया उस आवेदन पर विधिवत विचार करेगा। उक्त कैरम फेडरेशन मान्यता देने के संबंध में यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जा सकने वाले सभी निर्देशों का पालन करेगा। यदि यूनियन ऑफ इंडिया उक्त कैरम फेडरेशन द्वारा किए गए विभिन्न अनुपालनों से संतुष्ट हो जाता है तो यूनियन ऑफ इंडिया कानून के अनुसार और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कैरम फेडरेशन को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों, अगर आप पॉइंट नंबर 16 और 20 को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां का साफ पता चलता है कि जज ने यह कहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन को मान्यता दे सकती है अगर फेडरेशन स्पोर्ट्स कोड के अनुसार इलेक्शन कराए और जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे। मतलब साफ है दोस्तों, कोर्ट ने सुधार का रास्ता खुला रखा था और खुला रखा है। ये जो है केस नंबर WPC 128052023 एंड CMAPPL 62692/2025 ये ऑर्डर नंबर है। आप ये ऑर्डर गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पूरा ऑर्डर वहाँ पे अवेलेबल है, आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कैरम फेडरेशन के अधिकारियों को यह एहसास नहीं हुआ कि अब सुधर जाना चाहिए, अब सुधार करना चाहिए, बल्कि यह 1 से 4 नवंबर 2025 तक ग्वालियर में आयोजित जूनियर नेशनल कैरम चैंपियनशिप में अलग ही एक चीज देखने को मिला। वहां पे ICF सेक्रेटरी जनरल द्वारा बच्चों के सामने अनुचित भाषण दिया गया। बच्चे जिन्हें पता नहीं है क्या चल रहा है, कैरम में कोर्ट केस क्या हो रहा है, वहां पे हमारे ICF सेक्रेटरी जनरल ने काफी भड़काऊ भाषण दिए। उसके बहुत से वीडियो जो है सर्कुलेट हुए हैं पूरे इंडिया में, कुछ वीडियो मुझे भी मिले हैं और मैं जब वो वीडियो सुना तो मुझे काफी अफसोस हुआ कि क्या सोच है इनकी कि बच्चे जिन्हें पता नहीं है कुछ, उनके सामने ये इस तरह का हरकत कर रहे हैं, इस तरह की बातें बोल रहे हैं जो उनको नहीं सुनना चाहिए। और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद AICF ने खिलाड़ियों को ना तो कोई सर्टिफिकेट्स दिया और ना ही एंट्री फी की रिसिप्ट किसी भी टीम को दी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑर्डर के अनुसार वे अपने नाम में इंडिया शब्द का उपयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी खिलाड़ियों और राज्यों को भ्रमित करने की कोशिश की गई। AICF जनरल सेक्रेटरी के सिग्नेचर से एक लेटर सर्कुलेट किया गया जिसमें कहा गया कि कोर्ट ने उन्हें कैरम फेडरेशन नाम दे दिया है और फेडरेशन या स्टेट को टूर्नामेंट्स कराने के लिए रोका गया है। कोर्ट ने स्टेट टूर्नामेंट कराने के लिए मना किया है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कोर्ट ऑर्डर दिखाया है और आप खुद भी इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि कोर्ट ऑर्डर में ऐसा कोई बात ही नहीं लिखा गया है। यानी खिलाड़ियों के सामने आधी अधूरी और गलत जानकारी रखी गई। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत में अभी नेशनल कैरम टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ सबसे मजेदार और सोचने वाली बात क्या है? जहां फेडरेशन को अपनी कमियां सुधार कर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मान्यता लेने के लिए काम करना चाहिए था, वहां कैरम फेडरेशन बार बार कोर्ट में जाकर टूर्नामेंट कराने की परमिशन मांग रहा है। लेकिन कोर्ट लगातार उसकी अपील को डिक्लाइन करता जा रहा है। अब देखा जाए एक और कोर्ट ऑर्डर जो था जिसमें भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने, जो मालदीव में दिसंबर में हुआ था, उसे पार्टिसिपेट करने के लिए था। वह है कोर्ट ऑर्डर नंबर है LPA 697/2025। डेट है 17/11/2025। इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है अगर आप देखिए, ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन ने एक अपील फाइल की जिसे मालदीव में होने वाले वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को पार्टिसिपेट करने और इंडिया नाम इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और अन्य एडवोकेट्स ने भी ये माना कि प्लेयर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। और क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने पहले ही इस विषय पर कोई डिटेल्ड रिप्लाई फाइल नहीं किया था, इसलिए कोर्ट ने खिलाड़ियों के हित को देखते हुए उन्हें परमिशन दे दी। अब मैं बताता हूँ इसमें जो आपको कोर्ट का जो ऑर्डर दिया हुआ है इसका पॉइंट नंबर 10 में पढ़ के बताता हूँ आपको क्या है पॉइंट नंबर 10। हालांकि इससे पहले कि अपीलकर्ता एसोसिएशन उक्त पक्ष पर कोई कार्रवाई कर पाता 2018 के चुनावों को इस न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमे में चुनौती दी गई थी, जिसका फैसला 6 अप्रैल 2023 को सुनाया गया और 18 नवंबर 2018 को हुए चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। साथ ही नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश भी दिया गया।
14 उपरोक्त विवरण से 2 तथ्य सामने आते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। पहला, 27/8/2023 को हुए चुनाव के बाद मान्यता को नवीनीकरण के लिए की गई प्रार्थना अभी भी भारत संघ के समक्ष विचाराधीन है। हालांकि भारत संघ द्वारा 15/1/2024 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता एसोसिएशन से मांगा गया स्पष्टीकरण 6 फरवरी 2024 को पहले जमा किया जा चुका था। दूसरा, 27 मार्च 2023 को चुनाव अधिकारी जो उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे कि देखरेख में बताए जा रहे चुनाव को किसी भी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा रद्द या अमान्य घोषित नहीं किया गया है। तदनुसार जब तक भारत संघ द्वारा 27 अगस्त 2023 को हुए चुनाव के आलोक में अपीलकर्ता एसोसिएशन की मान्यता के नवीनीकरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता, हमारी सुविचारित राय में अपीलकर्ता एसोसिएशन को उस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारतीय टीम भेजने की अनुमति दी जा सकती है जो 2 दिसंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक मालदीव में आयोजित होने वाला है। तदनुसार एक अंतरिम उपाय के रूप में हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता एसोसिएशन उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी टीम भेज सकेगा। हालांकि यदि भविष्य में कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होता है तो अपीलकर्ता को ऐसी कोई भी टीम भेजने से पहले या खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले भी न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। पॉइंट नंबर 16, हम यह भी निर्देश देते हैं कि केवल उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए ही अपीलकर्ता एसोसिएशन को इंडिया या इंडियन शब्द का प्रयोग करने की अनुमति देता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी AICF ने परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी समस्या को ठीक करने, स्पोर्ट्स कोड के अनुसार इलेक्शन कराने या मिनिस्ट्री से मान्यता लेने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि शायद उन्हें यह लगने लगा कि कोर्ट में जाकर खिलाड़ियों का नाम लेकर हर बार परमिशन ली जा सकती है, कोर्ट को गुमराह किया जा सकता है। इसी सोच के साथ जनवरी 2026 में कैरम फेडरेशन ने फिर से कोर्ट में अपील की। इस बार सीनियर नेशनल कैरम टूर्नामेंट कराने की परमिशन मांगी गई, लेकिन इस बार मामला चीफ जस्टिस की डबल बेंच के सामने था और कोर्ट ने शायद फेडरेशन की मंशा को समझ चुकी थी, इसलिए अपील को डिक्लाइन कर दिया गया। जनवरी 2026 में यह मैटर 2 बार कोर्ट में लगा और कोर्ट ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कैरम फेडरेशन के इलेक्शन पर डिटेल रिप्लाई देने को कहा। इसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने LPA नंबर 697 ऑफ 2025 में अपना एफिडेविट फाइल किया, जिसकी अगली सुनवाई 16 फरवरी 2026 को होनी थी। अब दोस्तों, उस एफिडेविट में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही है जो कैरम कम्युनिटी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने पॉइंट्स एफिडेविट फाइल किया है उसका ये पॉइंट नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है, ये निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या यूनियन ऑफ इंडिया ने तदनुसार दिनांक 17/11/2025 और 30 जनवरी 2026 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुपालन में रिटर्निंग ऑफिसर माननीय न्यायमूर्ति SS चौहान सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वारा तैयार की गई दिनांक 30 अगस्त 2023 की चुनाव रिपोर्ट की विधिवत जांच की। यह रिपोर्ट अपीलकर्ता ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन की इलेक्शन कमेटी के चुनाव के संबंध में था। अपीलकर्ता AICF की एग्जीक्यूटिव कमेटी चुनाव के संबंध में थी, जो 27 अगस्त 2023 को 23 से 27 की अवधि के लिए आयोजित किए गए थे और उक्त चुनाव के आधार पर एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में अपनी वार्षिक मान्यता के नवीनीकरण की मांग के लिए थी। यह निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 इंडियन ऑफ इंडिया ने निष्पक्ष और उचित जांच के उद्देश्य से उसे प्रस्तुत की गई चुनाव रिपोर्ट की जांच भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011, जिसे इसके बाद खेल संहिता कहा जाएगा, मॉडल चुनाव दिशा निर्देश, जिसे इसके बाद MEG कहा जाएगा, जो खेल संहिता में ही समाहित है तथा AICF के संविधान के प्रावधानों के आलोक में की है। यह निवेदन किया जाता है कि उपयुक्त जांच के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 इंडियन ऑफ इंडिया ने 27 अगस्त 2023 को AICF के चुनावों में जो 23 से 2027 की अवधि के लिए आयोजित किए गए थे कई महत्वपूर्ण उल्लंघन और इन पाए गए उल्लंघनों के बारे में अपीलकर्ता AICF को दिनांक 6 फरवरी 2026 के पत्र के माध्यम से भी सूचित कर दिया गया है। दिनांक 6 फरवरी 2026 के पद की एक सत्य प्रतिलिपि इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है। निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 इंडियन ऑफ इंडिया द्वारा देखी गई उल्लंघनों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 27 अगस्त 2023 को आयोजित ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के चुनाव स्पोर्ट्स कोड MEG और साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर जारी किए गए मौजूदा दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं थे। पॉइंट नंबर 8,
इसके अलावा ये निवेदन किया जाता है कि जिस संविधान के आधार पर अपीलकर्ता एआईसीएफ के चुनाव 27 अगस्त 2023 को हुए थे, वो खेल संहिता, स्पोर्ट्स कोड और प्रतिवादी संख्या 1 यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर जारी किए गए मौजूदा दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है और एनएसएफ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना एक अनिवार्य सत्य है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 यूनियन ऑफ इंडिया ने पद संख्या 21/1/2020 SP3 दिनांक 7/12/2020 के माध्यम से एनएसएफ के रूप में एआईसी की मासिक मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया था के माध्यम से एनएसएफ के रूप में एआईसीएफ की वार्षिक मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया था और इस संबंध में तब से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जो लेटर, जो मिनिस्ट्री ने जो लेटर लिखा है एआईसीएफ को, कैरम फेडरेशन को, उसकी 6 फरवरी 2026 को मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मुझे आपके दिनांक 30/8/2023 के पद का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, जिसके साथ रिटर्निंग ऑफिसर आरओ माननीय श्री न्यायमूर्ति एस चौहान, सेवानिवृत्त, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वारा तैयार की गई दिनांक 30 अगस्त 2023 की चुनाव रिपोर्ट संलग्न है। यह रिपोर्ट 27 अगस्त 2023 को आयोजित कार्यकारी समिति के चुनावों कार्यकाल 2023-27 के लिए तथा उक्त चुनाव के आधार पर ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन की एक एनएसएफ के रूप में वार्षिक मान्यता के नवीनीकरण हेतु अनुरोध के संबंध में है। पॉइंट नंबर 2, इस संबंध में बताया जाता है कि इस मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 स्पोर्ट्स कोड में शामिल मॉडल इलेक्शन गाइडलाइंस और साथ ही ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के संविधान जो एआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है के प्रावधानों के आधार पर इस मंत्रालय को सौंपी गई चुनाव रिपोर्ट की जांच की है। ये बताया जाता है कि एआईसी की चुनाव रिपोर्ट उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजों तथा मंत्रालय में उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करने पर मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त 2023 को आयोजित एआईसी के चुनाव के संचालन में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई है। इलेक्टोरल कॉलेज का गठन, दिनांक 30 अगस्त 2023 की चुनाव रिपोर्ट की जांच करने पर स्पष्ट है कि प्रतिनिधि यानी महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन से श्री अरुण केदार और विदर्भा कैरम एसोसिएशन से श्री परवेजीत सिंह बसेर इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म 1 में शामिल किया गया है और तदनुसार उन्हें एआईसी के चुनावों में मतदान का अधिकार दिया गया है, जो कि स्पोर्ट्स कोड में दिए गए राष्ट्रीय खेल महासंघों की मान्यता के लिए दिशा निर्देशों के खंड 3.10 में निहित एक राज्य एक इकाई सिद्धांत के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने हेतु नामांकन प्रपत्र 1, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म 1 का अवलोकन करने पर विशेष रूप से क्रमांक 55 और CSOS संख्या 576/2018 में दिनांक 6 अप्रैल 2023 को पारित निर्णय एवं डिग्री के पाया संख्या 41 से विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पाया 2044 में की गई टिप्पणी के उल्लंघन में श्री बैजनाथ सिंह को पुनः इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म 1 में क्रमांक 55 पर शामिल कर लिया गया है। कार्यकारी समिति इसी पद पर कार्यरत, इसी में कार्यकारी समिति पद नाम स्पोर्ट्स कोड के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, क्योंकि राष्ट्र संघ इसी का हिस्सा नहीं हो सकते और इसी में केवल व्यक्तियों को ही चुना जा सकता है। चुनाव सूचना में इसी में खिलाड़ियों के लिए 25% आरक्षण का जिक्र नहीं। 1 अगस्त 2023 को चुनाव सूचना में इसी में खिलाड़ियों के लिए 25% आरक्षण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि एआईसी के संविधान में भी इस अनिवार्य प्रावधान का अभाव है। दोहरा नामांकन, अध्यक्ष और महासचिव के पदों के लिए क्रमशः श्री रकबुल हुसैन और श्री BD नारायण को फॉर्म 3 में 2 बार नामित किया गया है, जो कि खेल संहिता स्पोर्ट्स कोड में निहित मॉडल इलेक्शन गाइडलाइंस का स्पष्ट उल्लंघन है। एआईसी के अध्यक्ष के रूप में श्री रकबुल हुसैन का कार्यकाल, उन्होंने कुल 5139 दिनों तक सेवा की है, जो 14 वर्ष और 29 दिनों के बराबर है। इस प्रकार अध्यक्ष के रूप में श्री रकबुल हुसैन का कार्यकाल मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार बिना किसी रुकावट के साथ 12 वर्षों की अनुमेय सीमा से अधिक हो गया है। स्पोर्ट्स कोड के संबंध में एआईसीएफ के संविधान का संरेखित न होना, एआईसीएफ के संविधान को ध्यान से देखने पर यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इसका संविधान स्पोर्ट्स कोड के प्रमुख प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करता है। उदाहरण के लिए इसमें 25% उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। दोबारा चुनाव लड़ते समय 2/3 बहुमत हासिल करने का कोई नियम नहीं है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों द्वारा पद धारण करने के संबंध में मंत्रालय के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा संविधान में उम्र संबंधी धोखाधड़ी की रोकथाम, महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, डोपिंग रोधी उपायों और एक राज्य एक इकाई सिद्धांत आदि के संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं है। पॉइंट नंबर 4,
ऊपर बताई गई उन उल्लंघनों को देखते हुए जो सामने आए हैं, ये बिल्कुल साफ है कि 27 अगस्त 2023 को एआईसी के चुनाव स्पोर्ट्स कोड, एमएजी और साथ ही मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं थे, इस इन चुनाव को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता और इन चुनावों के आधार पर एनएसएफ के तौर पर अपनी सालाना मान्यता को रिन्यू कराने के लिए एआईसी के अनुरोध पर भी ये मंत्रालय विचार नहीं कर सकता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनएसएफ के तौर पर एआईसी की सालाना मान्यता पद संख्या 21-1/2/2020 SP3 दिनांक 7/12/2020 के जरिए रिन्यू नहीं की गई थी और इस संबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब इसके आगे देखिए, आप लेटर दिख रहा है जो मेल है, जो मेल किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, उसका भी उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया है यहाँ पे। अब आप सभी को मैं बताता हूँ 6 अप्रैल 2023 का कोर्ट का ऑर्डर, जो कि आप लोग बताना बहुत ही ज़रूरी है। वो एक मेजर डिसीजन था कोर्ट का, जो कि थोड़ा डिले आया, बट वो 6 अप्रैल 2023 का था। मैं अभी वो आपको पढ़ सुनाता हूँ, वो आप थोड़ा सुनिए और समझिए कि आखिर इतनी लंबी चली लड़ाई में कोर्ट ने आखिर किसके फेवर में डिसीजन दिया। इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली डिसाइडेड ऑन 6 अप्रैल 2023 CS-OS 576/2018। मैं इसका जो है लास्ट का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो ऑर्डर है उसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ मैं उसका। ये भी ऑर्डर जो है आपको गूगल पे जाके आप कोर्ट नंबर डालोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। मैं जो इंपॉर्टेंट जो लास्ट का जो ऑर्डर है मैं उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लास्ट का जो है नक्सल जो है ऑर्डर का, मैं वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ऊपर बताई गई चर्चा को देखते हुए ये अदालत ये पाती है कि हरियाणा कैरम एसोसिएशन वादी नंबर 1 की ओर से एसके शर्मा का नाम हटाना प्रतिवादी नंबर 1 का काम गैर कानूनी था। पॉइंट नंबर 2, 22 अक्टूबर 2018 को इस अदालत की डिवीजन बेंच के सामने एक वचन देने के बाद 26 अक्टूबर 2018 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी किया गया वो पत्र जिसमें तमिलनाडु कैरम एसोसिएशन वादी नंबर 2 के चुनावों को अमान्य घोषित किया गया था, गैर कानूनी था। पॉइंट नंबर 3, हैदराबाद कैरम एसोसिएशन वादी नंबर 3 अब तेलंगाना राज्य कैरम एसोसिएशन की ओर से सुझाए गए नामों को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा मतदाता सूची से गैर कानूनी रूप से बाहर कर दिया गया था। पॉइंट नंबर 4, मिजोरम कैरम एसोसिएशन वादी नंबर 4 की ओर से दायर मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं पाया गया और इसलिए इस अदालत को उक्त एसोसिएशन के संबंध में मामले के गुण दोष में जाने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 5, चूंकि त्रिपुरा कैरम एसोसिएशन वादी नंबर 5 और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच का विवाद इसके संबंध 7 दिसंबर 2022 को दायर हलफनामे के अनुसार सुलझ गया है, इसलिए इस अदालत को त्रिपुरा राज्य एसोसिएशन से संबंधित पहलू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 6, उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन वादी नंबर 6 के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 ने गैर कानूनी रूप से बैंजात द्वारा सुझाए गए नामों को स्वीकार कर लिया, जिनके खिलाफ एसोसिएशन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। पॉइंट नंबर 7, असम कैरम एसोसिएशन वादी नंबर 7 के अध्यक्ष का चुनाव स्वयं ही संदेह के घेरे में था और इसलिए एसोसिएशन के उक्त अध्यक्ष द्वारा भेजा गया नाम स्वीकार नहीं किया जा सकता था। पॉइंट नंबर 8, प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में राजस्थान कैरम एसोसिएशन वादी नंबर 8 के संबंध में कोई औचित्य नहीं बताया गया था, जिसे वादी के मामले की स्वतः स्वीकृति माना जाएगा और इसलिए मतदाता सूची से अशोक स्वामी का नाम हटाना गैर कानूनी था। पॉइंट नंबर 9, प्रतिवादी संख्या 1 ने केरल राज्य कैरम एसोसिएशन वादी संख्या 9 के संबंध में के चंद्रशेखरन का नामांकन फिर से अवैध रूप से स्वीकार कर लिया, जबकि के चंद्रशेखरन ने बिना किसी दस्तावेज के मौखिक रूप से खुद को एसोसिएशन का महासचिव बताया था। पॉइंट नंबर 10, उड़ीसा वादी संख्या 10, पुडुचेरी वादी संख्या 11 और पंजाब वादी संख्या 12 के राज्य एसोसिएशनों के संबंध में स्वीकार किए गए नामांकन अवैध थे, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 की वर्ष 2015 की कार्यकारी समिति इन तीनों एसोसिएशनों को पंजीकरण रद्द नहीं कर सकती थी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की 2015 की कार्यकारी समिति का चुनाव भारत सरकार के 4 फरवरी 2016 के पद द्वारा पहले ही रद्द किया जा चुका था। पॉइंट नंबर 11, गुजरात वादी संख्या 13 के राज्य एसोसिएशन की ओर से स्वीकार किए गए नाम भी अवैध रूप से स्वीकार किए गए थे, क्योंकि विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष की उपस्थिति में विधिवत निर्वाचित महासचिव द्वारा भेजा गया नामांकन स्वीकार किया जाना चाहिए था। 56 नंबर पॉइंट 56,
नतीजतन यह मुकदमा इस आदेश के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 18 नवंबर 2018 को हुए विवादित चुनाव और साथ ही 4 नवंबर 2018 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रकाशित इलेक्टोरल कॉलेज दोनों ही अवैध घोषित किए जाते हैं और उन्हें रद्द किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिवादी नंबर 1 को निर्देश दिया जाता है कि वो एक उचित और वैध इलेक्टोरल कॉलेज का गठन करे और उसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 के पदाधिकारियों के पदों के लिए चुनाव स्पोर्ट्स कोड प्रतिवादी नंबर भी नियमों तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी लघु अधिसूचनाओं तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी लागू अधिसूचनाओं के पूर्ण अनुपालन में ही आयोजित करे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया जाता है कि चुनाव प्रतिवादी नंबर 1 AICF से संबद्ध सदस्य संघों की संबद्धता को अंतिम रूप से निर्धारित करने के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। प्रतिवादी नंबर 1 AICF के चुनाव भाष्य कार्य के युवा मामले या खेल मंत्रालय की देख में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया जिसकी शुरुआत प्रतिवादी नंबर 1 AICF के संबंध सदस्यों की पहचान करने से होगी, इस आदेश की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, अब तक की सभी बातें सुनने के बाद, ये कोर्ट ऑर्डर पढ़ने के बाद शायद आप सब समझ गए होंगे कि आखिर भारत में कैरम की स्थिति क्यों बनी हुई है। सच्चाई यह है कि करंट कैरम फेडरेशन ऑफिशियल्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मान्यता लेना ही नहीं चाहते हैं। 6 अप्रैल 2023 को ही फैसला आ गया था कि 2018 का इलेक्शन गलत हुआ था और दोबारा इलेक्शन कराया जाए और वो भी स्पोर्ट्स कोड 2011 के अनुसार कराया जाए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हेल्प लेके कराया जाए। इसके बाद भी अगले 2023 में इलेक्शन कराया भी गया, लेकिन वहाँ भी स्पोर्ट्स कोड 2011 का पालन नहीं किया गया। इलेक्शन स्पोर्ट्स कोड के अनुसार कंडक्ट नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि अगर सुधार करने का मौका मिला था तो फिर सुधार क्यों नहीं किया गया? क्यों बार बार कोर्ट में अपील डालकर सिर्फ टूर्नामेंट कराने की परमिशन मांगी जा रही है? क्यों परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं हो रही है? दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को यही भरोसा हो गया था कि वो ऐसी फेडरेशन चलाते रहेंगे और कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। साथ ही कई स्टेट एसोसिएशन भी करंट कैरम फेडरेशन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही है, उनकी मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, ICF सेक्रेटरी जनरल के इंटरफेरेंस के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। लेकिन इसके बावजूद कैरम फेडरेशन की तरफ से ICF सेक्रेटरी जनरल द्वारा लगातार नई अपील फाइल की जा रही है, जहां फोकस समाधान निकालने पर नहीं बल्कि लोगों को दिग्भ्रमित करके टूर्नामेंट कराने पर ज़्यादा दिखाई देता है। और दोस्तों, ऐसे टूर्नामेंट का क्या वैल्यू होगा जिसका भविष्य क्लियर ना हो? ऐसे टूर्नामेंट का क्या फायदा जिसका सर्टिफिकेट ही वैल्यू ना हो? असम से, तमिलनाडु से इतने दूर से प्लेयर्स आते हैं 2 दिन का ट्रेन जर्नी करके, और इसके बाद जो है वो टूर्नामेंट खेलते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, बाद में पता चलता है कि सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या फ़ायदा? अब अगली महत्वपूर्ण तारीखें है 11 मई 2026, जहाँ कोर्ट में एक और मैटर लगा हुआ है, जहाँ कैरम फेडरेशन ने अपील किया हुआ है, और 14 जुलाई 2026 को भी है इलेक्शन का मैटर को सुनवाई होने वाला है। इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और भी बहुत से एसोसिएशन जो है और बहुत से जो खेल संघ है, राज्य खेल संघ, कैरम संघ, वो भी इन्वॉल्व है इसमें। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कोर्ट क्या फैसला देती है और क्या वास्तव में कैरम में सुधार होता है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना नहीं है, बल्कि आप सभी खिलाड़ियों, अंपायरों और कैरम लवर्स तक कोर्ट केसेस और वर्तमान स्थिति की सही जानकारी पहुंचाना ही है। अब मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि कैरम का भविष्य सुरक्षित हो तो जागरूक बनिए, सवाल पूछिए और खेल के हित में एकजुट रहिए। दोस्तों, यह सिर्फ किसी फेडरेशन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है खिलाड़ियों के भविष्य की, उनके सम्मान की और भारतीय कैरम को बचाने की। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी संघर्ष का सामना करेगी। दोस्तों, अब समय आ गया है कि कैरम प्लेयर्स जागे, सवाल पूछें और अपने खेल के भविष्य के लिए एकजुट हो, क्योंकि चुप रहने से बदलाव नहीं आएगा। सच्चाई जानना भी जरूरी है और सच्चाई बोलना भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कैरम को सही दिशा मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर खिलाड़ी तक सच्चाई पहुंच सके। साथ ही मैं अपील करूंगा हमारे सीनियर कैरम खिलाड़ियों से कि अब समय आ गया है कि वो आगे आएँ, एकजुट हो जाएं और इन फेडरेशन के ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसका सोल्यूशन का डिमांड करें कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन को लाओ। सोल्यूशन बहुत आसान है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लगा होगा कि सोल्यूशन कितना आसान है। अगर
करेंट AICF ऑफिसर्स जो है अगर इलेक्शन को तैयार हो जाते हैं स्पोर्ट्स कोड करने के हिसाब से, नेशनल कम्युनिस्ट बिल के हिसाब से अगर इलेक्शन कराते हैं तो मिनिस्ट्री जो है इनको मान्यता देने के लिए हमेशा तैयार बैठी हुई है। तो उम्मीद है कि मेरे वीडियो से आपको बहुत सी चीज़ जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। मैं कुमार अजय फिर मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय कैरम। कैरम खेलते रहिए, कैरम को बढ़ाते रहिए, बट कैरम के लिए आवाज़ जरूर उठाइए क्योंकि अब समय आ गया है इन गैर जिम्मेदाराना ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने का। आप पूरे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक वक्त एक पर्सन की सोच और दूसरे ऑफिसर से कुछ ना करने की सोच ने कैरम को कहां से कहां ला दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलकर आवाज उठाते हैं और सबको जागरूक करते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। आप सभी को दिल से आभार। जय हिंद, जय कैरम।